डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे पंजाब के इतिहास के बारे में। पंजाब के इतिहास में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है अंग्रेजों के अधीन पंजाब का शासन प्रबंध। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि लाहौर साम्राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य का अंग बनाने के बाद पंजाब में नया शासन प्रबंध किस प्रकार लागू किया गया। अंग्रेजों ने 29 मार्च 1849 को पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। उसके बाद सबसे बड़ा प्रश्न उनके सामने ये था कि पंजाब का शासन प्रबंध किस प्रकार चलाया जाए। तो इसके लिए गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने एक बोर्ड का गठन किया जिसने 1849 से 1853 तक पंजाब के शासन प्रबंध को संभालने के यत्न किए। इस बोर्ड में मुख्य तौर पर 3 सदस्य रखे गए जिनके नाम थे हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स मैंसल। याद रखने वाली बात यह है कि चार्ल्स मैंसल की जगह बाद में रॉबर्ट मॉन्टगोमरी को ले लिया गया था। अब सवाल ये है कि बोर्ड ने इन 4 सालों में किस प्रकार के कार्य किए। 1849 में इस बोर्ड को बनाया गया और 1853 तक इस बोर्ड ने अपना काम किया। सबसे पहले उनके सामने जो चुनौती थी वो थी कि बोर्ड के सदस्यों को कौन से विभाग दिए जाएं। समिति के 3 सदस्य थे, इसलिए तीनों सदस्यों में अलग अलग विभागों को बांट दिया गया। हेनरी लॉरेंस जो कि बोर्ड का अध्यक्ष था, हेनरी लॉरेंस के पास राजनीति और सेना से संबंधित मामले आए। उसके बाद जॉन लॉरेंस जिसे लॉर्ड डलहौजी का समर्थन प्राप्त था, उसके पास भूमि कर प्रबंध संबंधी सारे मामले दे दिए गए और चार्ल्स मैंसल के अधीन न्याय प्रबंध के विभाग आए जो कि बाद में रॉबर्ट मॉन्टगोमरी को दे दिए गए जब वो चार्ल्स मैंसल के स्थान पर आया। बोर्ड के पास शक्तियां, अगर शक्तियों की बात करें तो बोर्ड के पास बहुत शक्तियां थी। असीम शक्तियों का मालिक बोर्ड को बना दिया गया। उसका कारण यह था कि बोर्ड को सारे पंजाब का शासन प्रबंध संभालना था और अगर उसे शक्तियां ना प्रदान की जाती तो शायद उसके लिए उस राज्य को संभालना बड़ा मुश्किल होता है जिसे थोड़ी देर पहले ही अभी अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा बनाया गया था। सो बोर्ड की असीम शक्तियों में यहां तक भी शक्ति उनके पास थी कि अगर किसी को मृत्यु दंड भी देना पड़े तो बोर्ड के पास अधिकार था कि वो किसी को भी मृत्यु दंड दे सकता था। बोर्ड की समस्याएं, अगला प्रश्न था कि बोर्ड के पास कई समस्याएं थी। इसका कारण यह था कि नया राज्य था, अंग्रेजों को अभी उसके शासन प्रबंध के बारे में ज्यादा नहीं पता था, सभी लोग उनके लिए नए थे, इसलिए उनके सामने समस्याएं या चुनौतियां भी काफी बड़ी थी। उदाहरण के तौर पर रणजीत सिंह की मौत के बाद पंजाब में अशांति, अव्यवस्था, लूटमार, इन सब का वातावरण बना हुआ था, इसलिए शांति को पुनः बहाल करना बोर्ड के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। इसके बाद नंबर 2 पे बदले की भावना से उत्तेजित खालसा सेना को कैसे खत्म करना है या भंग करना है, ये उनके लिए अगली चुनौती थी। उसके बाद सिख सेना जो कि घर घर में शस्त्र सबके पास थे, सिखों के पास शस्त्र हुआ करते थे आत्मरक्षा के लिए, तो उन सभी लोगों को निशस्त्र कैसे करना है ये भी उनके सामने एक बड़ी चुनौती थी। उसके बाद उत्तर पश्चिमी सीमा, क्योंकि एक लंबा चौड़ा जो इलाका था उत्तर पश्चिमी सीमा में आता था और उस सीमा से आमतौर पर बाहरी लोग हमले किया करते थे, इसलिए इस सीमा को दुश्मनों से बचाना और उसका सही प्रबंध करना अंग्रेजों के लिए अगली बड़ी चुनौती थी। उसके बाद अगर अगली बात करें तो वो सबसे बड़ी और अहम बात थी कि सरकारी आमदन को कैसे बढ़ाया जाए, यानी कि इस प्रकार के साधन मुहैया करवाने थे जिससे अंग्रेजों की इनकम बढ़े, आमदन बढ़े और पंजाब के शासन प्रबंध को अच्छे से चलाया जा सके। सो इन सभी चुनौतियों से बोर्ड को निपटना था
और बोर्ड ने यही सोचते हुए अपना जो प्लान बनाया ताकि इन चुनौतियों से वो पार पा सके। अगला है प्रशासनिक बोर्ड की उपलब्धियां, अचीवमेंट्स। बोर्ड ने जितनी देर भी काम किया, बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लगभग 4 साल के आसपास उसने काम किया, तो उसने कई ऐसे काम किए जो कि उनकी प्राप्तियों के रूप में गिने जा सकते हैं। जैसे कि प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन। पंजाब का क्षेत्रफल उस टाइम लगभग 1 लाख वर्ग मील था और पूरे पंजाब को अंग्रेजों ने, या आप कह लें बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ने, सही ढंग से चलाने के लिए और सही प्रबंध करने के लिए उसे 7 डिवीजनों में बांट दिया। प्रत्येक डिवीजन अथवा कमिश्नरी के प्रमुख अधिकारी को कमिश्नर कहा जाता था। कमिश्नरों को या कमिश्नरी को या आप कह लो डिवीजन को आगे जिलों में बांट दिया गया, यानी कि पूरे पंजाब प्रांत को 27 जिलों में विभाजित कर दिया गया। जिले का जो मुख्य अधिकारी होता था उसे डिप्टी कमिश्नर कहा जाता था। फिर इन जिलाधीशों की सहायता के लिए कई बार सहायक कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर और उसके अलावा अतिरिक्त कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर की नियुक्ति भी की जाती थी, ताकि जो प्रबंध है पूरे जिले का वो अच्छी तरह से और सुचारू रूप से उसे चलाया जा सके। जिले को आगे जिस इकाई में बांटा गया था उसे कहा गया तहसील, और तहसील के मुख्य अधिकारी को तहसीलदार के नाम से जाना जाता था। तहसीलदार आमतौर पर डिप्टी कमिश्नर की आज्ञा अनुसार ही कार्य करता था। इस प्रकार सारे पंजाब को अलग अलग हिस्सों में बांट देने के पीछे जो मंतव्य था अंग्रेजों का, वो यह था कि पंजाब के शासन प्रबंध को छोटी इकाइयों में बांटकर उसे अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से चलाया जा सके। अंग्रेजों या बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की अगली प्राप्तियों में था खालसा सेना को भंग करना। खालसा सेना जो कि रणजीत सिंह के समय से ही काफी पावरफुल थी, शक्तिशाली थी और इनकी संख्या भी काफी बड़ी थी, और इसी खालसा सेना की बदौलत अंग्रेजों को सिखों के साथ टक्कर लेनी पड़ी और कई लड़ाइयों में आमना सामना करना पड़ा। खालसा सेना अंग्रेजों के लिए या बोर्ड के लिए एक बड़ा चैलेंज था, बड़ी चुनौती थी। लगभग 50,000 सिख सैनिकों को उनका पिछला वेतन दे दिया गया और उनकी नौकरी से छुट्टी कर दी गई। हैरानी की बात है कि जो खालसा सेना इतनी शक्तिशाली थी, उन्होंने अंग्रेजों का विरोध क्यों नहीं किया? क्योंकि काफी लोग नौकरियां छोड़कर या तो खेतीबाड़ी में लग गए या अपने दूसरे कामों में लग गए, और अगर कहीं अंग्रेजों को लगा कि कुछ सैनिक जो माहौल खराब कर सकते हैं, उन लोगों को या उन सैनिकों को पंजाब की अनियमित सेना का हिस्सा बना दिया गया। ये एक बड़ी चुनौती थी जिससे बोर्ड को पार पाना था और बोर्ड को इसमें सफलता भी प्राप्त हुई। अगली उपलब्धि बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की वो थी सिखों का निशस्त्रीकरण। हेनरी लॉरेंस जो कि बोर्ड का अध्यक्ष था, उसने सिखों को अस्त्र शस्त्र त्याग देने का आदेश दिया, यानी कि किसी भी घर में अस्त्र शस्त्र बिना परमिशन के होना वर्जित कर दिया गया। सिखों को निशस्त्रीकरण करने के लिए या उन्हें निशस्त्र करने के लिए स्थानीय अधिकारियों जैसे नंबरदार, गांव के मुखिया और पंचायतों का सहयोग भी प्राप्त किया गया। अगर हम अगली अचीवमेंट की बात करें या अगली उपलब्धि की बात करें बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की, तो वो थी उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा का प्रबंध करना। उत्तर पश्चिमी सीमा, जैसे कि हमने पहले भी बात की कि ये एक बड़ी चुनौती थी कि बाहरी हमलावरों को इस सीमा के द्वारा प्रवेश करने से रोकने के लिए बोर्ड को एक बढ़िया प्रबंध करने की जरूरत थी। बोर्ड ने उत्तर पश्चिमी सीमा की तरफ ध्यान देते हुए कई ऐसे कदम उठाए जिससे इस सीमा को बाहरी हमलावरों से सुरक्षित किया जा सके। 800 मील लंबी ये सीमा को सुरक्षित करना आसान काम नहीं था,
पर बोर्ड ने इसे बखूबी निभाया। सीमा प्रांत में एडवर्ड्स और निकलसन जैसे योग्य और अनुभवी अधिकारी नियुक्त किए गए। पहले से स्थापित की गई गाइड कॉर्प्स की संख्या 3 गुना कर दी गई। इसी तरह 12,000 सैनिकों पर आधारित एक विशेष सैनिक दल बनाया गया और इसे पंजाब फ्रंटियर फोर्स का नाम दिया गया। इसके साथ ही सीमा प्रदेश में नए दुर्ग या किले बनाए गए और पुराने दुर्ग या किलों की मरम्मत करवाई गई। नंबर 5 पे सीमा प्रांत में सड़कों का प्रबंध अच्छा किया गया ताकि समय पर वहां पर सेना की संख्या बढ़ाई जा सके या रसद सामग्री पहुंचानी आसान बनाई जा सके। नंबर 6 पर सीमा को सुरक्षित करने के लिए कई स्थानों पर सैनिक छावनियां बनाई गई। नंबर 7 पर अंग्रेजों ने कबीलाई सरदारों के महत्व को जानते हुए उनके साथ अच्छा सहयोग या उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने पर भी काफी जोर दिया। बोर्ड की अगली उपलब्धि में पंजाब की पुलिस व्यवस्था। पंजाब को अगर सही मायनों में सुरक्षित रखना था या अंग्रेजों को लोगों का विश्वास प्राप्त करना था तो उसके लिए पंजाब की पुलिस व्यवस्था में सुधार लाना लाजमी था। इसी चीज को महसूस करते हुए बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ने पंजाब की पुलिस व्यवस्था को सुधारने के यत्न शुरू कर दिए और कई प्रकार के कदम उठाए गए ताकि पुलिस व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जा सके। नंबर 1 पे या नंबर 1 पे 800 युवकों पर आधारित मिलिट्री पुलिस तैयार की गई। इनके पैदल सैनिक जेलों और खजानों की रक्षा का ध्यान रखा करते थे। नंबर 2 पर पुलिस की सहायता के लिए गुप्तचर और पुराने खोजियों का सहयोग भी प्राप्त किया गया। नंबर 3 पर गांव में चौकीदारी प्रथा दोबारा शुरू कर दी गई, जो रात को पहरा देते और एक गुप्तचर के रूप में समय समय पर सरकार की सहायता करते। नंबर 4 पर तहसीलदार अथवा भूमि कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों को विशेष पुलिस अधिकार भी प्रदान किए गए ताकि समय रहते वो पंजाब की शांति कायम रखने में अपना सहयोग दे सके। बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की अगली उपलब्धि में है न्याय व्यवस्था। अंग्रेजों ने न्याय व्यवस्था की जरूरत को महसूस करते हुए उसमें कई सुधार लाने शुरू किए, जैसे कि ग्राम पंचायत जिन्हें पहले से ज्यादा शक्तियां दे दी गई। गांव के झगड़े निपटाने का जो विशेष अधिकार था वो ग्राम पंचायत के पास रहने दिया गया। ग्राम पंचायत के ऊपर तहसीलदार का न्यायालय रखा गया जो कि 300 रुपए तक के मुकदमे सुनने का अधिकार रखता था। तहसीलदार के न्यायालय के बाद सहायक कमिश्नर या अतिरिक्त कमिश्नर क्या न्यायालय था जिसे 1,000 रुपए तक के मुकदमे सुनने का और उस पर फैसला देने का अधिकार था। इस अदालत से ऊपर डिप्टी कमिश्नर या जिलाधीश की न्याय अदालत रखी गई जिसे 1,000 से ऊपर के मुकदमों को सुनने का और उन पर फैसला सुनाने का अधिकार प्राप्त था। कमिश्नर की अदालत जो सबसे ऊपर थी, डिप्टी कमिश्नर या जिलाधीश से ऊपर की अदालत थी, वहां पर सभी फौजदारी और दीवानी मुकदमों के फैसले लिए जाते थे। और सबसे ऊपर, इससे भी ऊपर जो सबसे बड़ी अदालत थी वो बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की अदालत थी जो कि मृत्यु दंड देने का अधिकार भी रखती थी। इस प्रकार पंजाब में न्याय व्यवस्था कायम रखने के लिए बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ने कोशिश की ताकि लोगों का न्याय पर भरोसा या विश्वास बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ने कई प्रकार के आर्थिक सुधार किए, जैसे कि भूमि कर प्रणाली में परिवर्तन। आमतौर पर अंग्रेजों के आने से पहले रणजीत सिंह या उसके उत्तराधिकारियों के समय भूमि कर प्रणाली कई प्रकार से चला करती थी और भूमि कर तय करने की अलग अलग प्रणालियां प्रचलन में थी। अंग्रेजों ने आते ही, क्योंकि ये विभाग जॉन लॉरेंस के
अधीन था, उसके अधिकार में था। तो इसलिए उसने जमीनों की पैमाइश करवानी शुरू की और बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के कार्यकाल को ध्यान में रखते हुए उसने 2 या 3 वर्षों के लिए संक्षिप्त बंदोबस्त करवाना अधिक उचित समझा। उपजाऊ भूमि से 1/4 से 1/5 और अनुपजाऊ भूमि से या कम उपजाऊ भूमि से 1/8 भाग भूमि कर के रूप में प्राप्त किया जाता था। जॉन लॉरेंस नगद के रूप में भूमि कर इकट्ठा करने का पक्षधर था। हालांकि हेनरी लॉरेंस जो कि बोर्ड का अध्यक्ष था, वो चाहता था कि किसानों को ये ऑप्शन दी जाए कि वो अपना जो लगान की रकम है उसे चाहे नगद दे दें या अपना लगान उपज के रूप में भी चुका सकें। पर लॉर्ड डलहौजी ने इस संबंध में जॉन लॉरेंस का साथ दिया और किसानों को नगद के रूप में भूमि कर अदा करने के लिए निर्देश दे दिए गए। इसके अलावा टैक्स प्रणाली में परिवर्तन, आर्थिक सुधारों में बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ने कई पुराने जो टैक्स थे उसे खत्म कर दिया और कई नए टैक्स या काफी सीमित टैक्स लगाए गए ताकि लोगों में विश्वास अंग्रेज सरकार का दोबारा बनाया जा सके। शराब पर एक्साइज ड्यूटी को लगा दिया गया। काफी आंतरिक टैक्स जो थे उसे खत्म कर दिया गया और सीमा पर चुंगी कर स्थापित कर दिए गए। इसके अलावा आर्थिक सुधारों में अंग्रेजों ने या बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ने जो अगला काम किया वो था सिंचाई के लिए साधन मुहैया करवाना, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है नहरों का उपलब्ध करवाना। बोर्ड ने शाही नहर और बारी द्वाब नहर का विस्तार और मुल्तान तथा डेराजात के इलाकों में बहने वाली पुरानी नहरों की मरम्मत भी करवाई ताकि सिंचाई के साधन मुहैया करवाकर कृषि को एक नया रूप प्रदान किया जाए और एक नया उत्साह किसानों में पैदा किया जा सके। इसके अलावा आर्थिक तौर पर बोर्ड ने कई ऐसे कार्य किए जिसके कारण उनकी इनकम भी बढ़े, आमदन भी बढ़े और लोगों पर ज्यादा बोझ भी ना डाला जा सके। बोर्ड की उपलब्धियों में कई ऐसे कार्य भी गिने जा सकते हैं जिन्हें हम प्रजा हितकारी कार्य कह सकते हैं। प्रजा के हित के लिए बोर्ड ने कई ऐसे फैसले लिए जिससे लोगों को मदद दी जा सके, जैसे कि दिल्ली और पेशावर के मध्य मुख्य मार्ग यानी कि जीटी रोड का निर्माण कार्य हाथ में लिया गया और उसे पूरा कराने की कोशिश की गई। इसी तरह सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगाने का कार्य शुरू किया गया ताकि आने जाने वालों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सरकारी अधिकारियों के ठहरने के लिए जगह जगह पर रेस्ट हाउसेज या विश्राम गृह स्थापित करवाए गए। इसी प्रकार राज्य में डाक व्यवस्था को सुचारू रूप से आगे ले जाने के लिए कई डाक खाने स्थापित करवाए गए। 1851 ईस्वी से अलग से डाकियों की नियुक्ति की व्यवस्था की जानी शुरू कर दी गई। बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने इस छोटे से कार्यकाल में काफी अच्छे तरीके से पंजाब के शासन प्रबंध को चलाने की कोशिश की, पर सबसे बड़ा विवाद जो कि 2 भाइयों में देखने को मिलता था वो थे हेनरी लॉरेंस और जॉन लॉरेंस, जो कई बातों में एक दूसरे से अलग थे और इनके मतभेद कई बार बोर्ड के लिए काम को सुचारू रूप से चलाने के रास्ते में रुकावट बन जाते थे। सो इसलिए ये बोर्ड बहुत ज्यादा लंबा नहीं चल सका और लॉर्ड डलहौजी को ये सब कुछ देखते हुए फरवरी 1853 ईस्वी में बोर्ड को भंग करना पड़ा। संक्षेप में कहा जा सकता है कि 4 साल 1849 से 53 के छोटे से काल में प्रशासनिक बोर्ड ने कई उपयोगी कार्यों को अंजाम दिया और एक ऐसे राज्य जिसे अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया था, साम्राज्य में मिलाया गया था, उसकी व्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने के लिए अपना अहम योगदान दिया। Thank you so much.